हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा बहन। इस वीडियो में हम 2021 के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मैपिंग से रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, इसके रिगार्डिंग दे रखा है और 4-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें। देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो बोल रखा है इट वाज एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। तो बिल्कुल ये वाली बात सही है। इसको जो यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट समिट हुई थी 2014 उसी में लाया गया था ये। इट एंडोर्स ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट। जेनरिक स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ टाइमलाइन तो लेके आते हैं ऐसे वाले में। तो जो हाफ कर देना था, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को, कब तक? 2020 तक। और फुली एंड कर देना है डिफॉरेस्टेशन को, कब तक? 2030 तक। ये टाइमलाइन रखी गई थी, सही बात है। इट इज़ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। देखो, बहुत हाई चांस है कि जो ऐसे डिक्लेरेशन होते हैं वो वॉलंटरी भी होते हैं। तो ये भी वॉलंटरी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था, लीगली बाइंडिंग नहीं था। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हटा दीजिए। इट इज़ एंडोर्स बाई गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। देखो, फॉरेस्ट की बात हो रही है तो उसमें मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला भी बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी एंड एट इट्स इंसेप्शन। तो इसके बारे में हो सकता है अपने को पता हो या ना हो, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में पक्का तीसरे के बारे में कंफर्म होगी, तीसरा नहीं होगा। और मैं ये भी कंफर्म हूँ कि भाई 2 और 4 वो तो होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। तो जैसे 2 और 4 के बारे में श्योर होता हूँ तो मुझे पता है कि 1 एंड 5 में 1 सही है और 5 वाला क्या है, वो रॉन्ग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 to 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इंडिया इसका क्या था, ओरिजिनल सिग्नेटरी नहीं था। तो ये 5वां ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉमन कार्बन मेट्रिक CCM, इसके रिगार्डिंग पूछ रखा है कि CCM क्या है। तो CCM सपोर्टेड बाय UNEP, अच्छी बात है। हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, कि क्या इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। तो पहला जो है कि असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो जो बिल्डिंग्स थी वो कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रही है, तो उसके बारे में ये कॉमन कार्बन मैट्रिक था, वो लेके आ गया था। तो ये वाली बात सही है। लेकिन एक बार अदर ऑप्शन देख लेते हैं। इनेबलिंग कॉमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर जो कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। तो ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि जो कार्बन ट्रेडिंग फॉर फार्मिंग की बात कर रहा है। तो जो CCM है वो तो क्या है, एक मेजरमेंट टूल है। क्या यहाँ कोई ट्रेडिंग वगैरह की बात हो रही है? तो नहीं, ऐसा कोई कार्बन ट्रेडिंग वगैरह की बात नहीं हो रही। तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, इनेबलिंग गवर्नमेंट टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कोज्ड बाय देयर कंट्री। तो ये किया जाता है जो नेशनल GHG इन्वेंटरीज हैं उनके द्वारा, ठीक है, इन्वेंटरीज अंडर जो आपका UNFCCC है उसके अंडर किया जाता है। तो ऐसा, जबकि जो CCM है वो क्या है, एक तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक या बिल्डिंग स्पेसिफिक ज़्यादा है। तो यहाँ कुछ नेशनल इनकी बात करी जा रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहा है असेसिंग द ओवरऑल फुटप्रिंट कॉज्ड बाय यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन ए यूनिट टाइम। देखो, बहुत ब्रॉड है। जबकि CCM क्या है, माइक्रो लेवल, और ये किसकी बात कर रहा है, मैक्रो लेवल पे ग्लोबल एग्रीगेट्स की बात कर रहा है। तो ये वाला भी गलत है। तो कॉमन कार्बन मेट्रिक ये बेसिकली बिल्डिंग वगैरह के बारे में या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेजर किया जा सकता है उनके रिगार्डिंग होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो एनर्जी यूज, GHG इमिशंस, स्पेसिफिकली बिल्डिंग से रिलेटेड हम काउंट कर लेते हैं। और बिल्डिंग्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं वो बेसिकली 30 से 40% ऑफ ग्लोबल एनर्जी का यूज़ करती हैं, ठीक है, इतनी एनर्जी यूज होती है। और ये क्या होते हैं, यहाँ से जो CO2 एमिशन है वो भी बहुत हाई होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं एक तरीके से जो अर्बन कार्बन फुटप्रिंट है उसमें इस बिल्डिंग्स का बहुत हैवी योगदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है कि 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। देखिए, यूनिसेफ किस पे काम करता है, चिल्ड्रन एजुकेशन वगैरह पे काम करता है, ठीक है। इसको क्या कल्चर वगैरह से रिलेटेड कुछ काम की ज़रूरत है? तो कल्चर के लिए तो हमारे पास एक और UN का ऑर्गेनाइजेशन, जो कौन है, यूनेस्को।
तो बेसिकली ये जो डिक्लेरेशन है ना मदर लैंग्वेज डे वाला 21 फरवरी को, ये कौन लेके आता है? यूनेस्को लेके आता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट है द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। देखिए कि पाकिस्तान में क्या बांग्ला लैंग्वेज को लेके, नेशनल लैंग्वेज को लेके बनाने को लेके कोई डिमांड उठी थी? तो पाकिस्तान पहले क्या था, एक आपका जैसे ये इंडिया है तो इधर आपका क्या था, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, तो इधर ईस्ट पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश बन गया। तो बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पर मेजॉरिटी लैंग्वेज बांग्ला थी, और इसके रिगार्डिंग एक बांग्ला मूवमेंट या लैंग्वेज मूवमेंट चला था 1952 में। तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहाँ बिल्कुल ऐसी डिमांड उठी थी, और थोड़ा सा स्टेटमेंट भी जेनरिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहला गलत है और दूसरा सही, तो ओनली 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम, कि जो 4 रिवर्स दे रखे हैं उनमें से जो 3 रिवर्स हैं वो किसी एक रिवर में जाके मिलती है, कि ये चौथी रिवर है इसमें जाके मिलती है, विच जॉइन इंडस डायरेक्टली, और वो क्या करती है, ये जो इंडस जा रही है इसको डायरेक्टली ज्वाइन करती है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्टली। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो था। अपने को क्या पता है कि ये 2 रिवर्स है, इधर से रावी और सतलज आती है, ठीक है, तो ये आपकी सतलज है, ये रावी है, ये ब्यास है, ये आपकी चेनाब है, ये आपके ऊपर कौन सी है, झेलम है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आता है, फिर झेलम आके फिर इसमें मिल जाती है, और उसके बाद ये दोनों आपस में मिलती हैं, और इधर से क्या आ रही होती है, इंडस आ रही होती है, ठीक है, और ये मिल जाती है। अब सारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि इधर से यहाँ अपने को पता है इन दोनों में चेनाब मेजर रिवर है, इन दोनों में भी यहाँ इसको चेनाब बोलते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे रिवर क्या है, ये चेनाब है, और रावी और सतलज के बाद जो आगे का स्ट्रेच बनता है उसको सतलज बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में इसको हम चेनाब बोलेंगे या सतलज, ये अपना मेजर क्वेश्चन है। अगर इसको हम सतलज बोलते हैं तब तो आंसर सतलज हो जाएगा, कि उस केस में क्या हो जाएगा, जो चेनाब आपकी झेलम और जो रावी है वो आके किस में मिल रही हैं, सतलज में मिल रही है, और सतलज यहाँ मिल के इसमें मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है उस केस में क्या होगा, फिर चेनाब आंसर होना चाहिए। तो एक बार इसका हम गूगल मैप पे चेक करते हैं क्या दिखा रहा है। तो देखिए ऊपर जो है वो तो सब सही है, रावी वगैरह, ये अपनी कौन सी रिवर है, ये सतलज है, ये इधर से चेनाब आ रही है, ठीक है, ये आपकी इधर इंडस है, और ये जो स्ट्रेच है ना इसमें इसको क्या बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा अपना आंसर। तो ये क्या आपका चेनाब है, और इधर वाला सतलज है, ये ऑलरेडी लिख रखा है, ये इंडस है। अब देखिए इस स्ट्रेच में अगर मैं जूम करता हूँ, इस स्ट्रेच में जूम करने पे पता चल रहा है कि एक्चुअल में जो इंडस में आके मिल रही है ना उसको यहाँ चेनाब रिवर बोल रखा है। और अगर इसको हम चेनाब रिवर बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द अबोव राइजेज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से कौन से राइज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधरा। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। तो एक्चुअल में जो ब्राह्मणी जो रिवर है वो राउरकेला से ओरिजिनेट करती है, और जो सुवर्णरेखा है वो तो और ऊपर रांची के आसपास से ओरिजिनेट करती है। तो ये जो दोनों ही रिवर हैं ये बेसिकली जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो क्या ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है, तो नहीं, ईस्टर्न घाट से तो ओरिजिनेट नहीं करती हैं, ये थोड़ा ज़्यादा और अंदर से ओरिजिनेट, मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती हैं। तो जो ब्राह्मणी है वो भी गलत है, सुवर्णरेखा भी गलत है। तो एक्चुअल में ये जैसे हम 2 गलत करते हैं तो जो अपना नागावली और वंशधरा है ये इसमें सही आंसर हो जाएंगे। और ये बेसिकली क्या है, जो ईस्टर्न घाट में उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला जो बेल्ट स्ट्रेच है ना वहाँ से दोनों रिवर ओरिजिनेट करती हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये बेसिकली जो बी है वो सही आंसर होगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि ग्लोबल ओशियन कमीशन के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि इट ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। तो देखिए ये वाली बात गलत है, क्योंकि एक्चुअल में जो लाइसेंस वगैरह देने का काम है ना, वो कौन करता है? वो ISA करता है, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है ना, उसके तहत आता है। तो ये क्या है, एक एडवाइजरी नेचर है इसका सिर्फ, ठीक है। तो क्या ये लाइसेंस वगैरह ऐसे या रेगुलेशन जैसे काम करता है? तो रेगुलेशन के वाले जो काम है वो ISA के अंडर आते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेज फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द इंटरनेशनल वाटर। तो ये वाली बात सही है कि इंडिया को जो डीप सी माइनिंग है, डीप सी माइनिंग के रिगार्डिंग क्या मिले थे? लाइसेंस मिल गया था। और इसमें जो बेसिकली जो सेंट्रल इंडियन ओशियन है, वहाँ पर इंडिया को ये लाइसेंस दिए गए थे और उसी के लिए इंडिया ने अप्लाई किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। तो बहुत ही जनरिक स्टेटमेंट है, क्यों नहीं प्रेजेंट होंगे? सी फ्लोर ऑलरेडी इतना वाइड है, तो वहाँ पॉलीमेटेलिक नूडल्स हो गए या कुछ सल्फाइड्स हो गए या कुछ जो भी कोबाल्ट रिच मटेरियल है वो सब, तो वो सब मिलता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 2 और 3 वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर फर्दर उनके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी CCAFS एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। तो क्या इंडिया में जैसे जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज हैं, ये इस प्रोग्राम के अंडर CCAFS के अंडर चलाए जा रहे हैं? तो बिल्कुल ये वाली बात सही है। जो इंडिया में स्मार्ट विलेज अप्रोच है वो CCAFS के अंडर आती है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है? द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेशन ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। तो ये जो CCAFS है वो इस CGIAR इसके तहत काम करता है, इसके अंडर एक कंसल्टेशन ग्रुप है। तो बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। और बेसिकली जो CGIAR है ये क्या है? एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, ग्लोबल पार्टनरशिप। और इसी के अंडर क्या है? ये आपका CCAFS है। तो ये दूसरी वाले स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स CRISAT इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR रिसर्च सेंटर। तो बोल रहा है कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप है इसका रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर है कहाँ? ये ICRI सेट। और ये किस पे? एक तरीके से जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है वहाँ पे क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च करता है। तो बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। तो इसमें क्या है कि जो तीनों स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन था, तो एग्ज़ाम सेटिंग में एकदम इसको सही कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो CGIAR है इसके अंडर एक इंस्टीट्यूट ICRI सेट और जो दूसरा रिसर्च प्रोग्राम है CCAFS, ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ भी 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा है। तो वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला है कि द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF एंड एर्बोर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्या हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया था? तो ये वाली बात गलत है कि इसको जो UNCDF है उसने आर्बोर डे फाउंडेशन के साथ मिलकर करा था। एक्चुअल में किसने करा था? जो FAO है प्लस जो आर्बोर डे फाउंडेशन है
उन दोनों ने मिलके करा था, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि हैदराबाद वाज सेलेक्टेड फॉर रिकॉग्निशन फॉर ए ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। तो ग्रीन सिटी या ट्री सिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रमोट करा, तो ये तो जेनरिक स्टेटमेंट है, दूसरा सही है। तो पहला गलत होने की वजह से डी वुड बी आंसर। तो इसी के साथ हमने 2021 के जो मैपिंग वाले सवाल हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल हैं वो हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद आप मेरी जो चैनल पे बाकी PYQ सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।